जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नया टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में हम आज कंप्लीट जो इसका कंसेप्ट है यानी बेसिक से लेकर जो हाई लेवल का कंसेप्ट होता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें बायोलॉजी और रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर इसमें आ जाता है तो इस वीडियो से आपका काम चल जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं इसमें किसी भी चीज़ का डिफिनीशन नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं इसका डिफिनीशन हिंदी में लिखता इंग्लिश वालों को दिक्कत होता, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख देता तो हिंदी वालों को दिक्कत होता, लेकिन हमें देखना है सभी को। तो मैं इसका डिफिनीशन हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी हिंदी वाले अपना हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश वाले समझ कर अपना इंग्लिश में इसको बना के लिख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी जो लिया गया है रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं आप, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तंत्र हम किसे कहते हैं? जब कई सारे चीज मिलकर एक साथ काम करते हैं किसी एक चीज के लिए तो उसको हम लोग कहते हैं तंत्र। जैसे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जब कई सारे अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह रेस्पिरेशन यानी सांस लेने की क्रिया जो होती है उसमें कई सारे अंग मिलकर काम करते हैं, उन ये सारे अंग हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ये तंत्र के जैसे काम करता है, कई सारे अंग मिलकर रेस्पिरेशन प्रोसेस को करवाने में मदद करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन में भी कई लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि जो हम सांस लेते हैं यानी हम सांस लेते हैं अंदर और बाहर छोड़ते हैं, यही रेस्पिरेशन होता है। ये बिल्कुल नहीं होता है। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इससे बिल्कुल ही अलग चीज होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं, आपको तो इतना पता होगा कि हर एक जीव को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा भोजन खाए गए होते हैं यानी जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन को ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके उससे ऊर्जा प्रदान करना, यही चीज होती है रेस्पिरेशन। मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। हर जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ताकि जीवों के द्वारा खाए गए भोजन को ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी प्रदान कराना होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। इतना आपको समझ में आया होगा, बाकी आप अपने मन से उसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ मैं, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। यानी ये क्या है? ग्लूकोज है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसका जो लास्ट वाला यूनिट होता है जिससे उसके टूटने के बाद को हमको क्या मिलेगा? एनर्जी। तो वो यही होता है, भोजन में हमको मेनली ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। जो उसके बाद से जो वो टूटेगा ग्लूकोज, तब हमको क्या मिलेगा? एनर्जी। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ा है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर बनता है, पानी बनता है H2, और एटीपी की फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। तो ये ऑक्सीजन वाला जो बाकी प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस को मैं इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे डिटेल में, ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है। दरअसल इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन है जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के द्वारा वहां पे हमारे ब्लड वेसल्स आए रहते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलकर शरीर के हर एक सेल्स के पास पहुंचाता है। फिर से सुनिएगा, जो हमारा ऑक्सीजन होता है ब्लड में मिलता है और ब्लड के द्वारा शरीर के हर एक सेल्स के पास पहुंचाया जाता है, और जो हमारा ग्लूकोज होता है वहां पे हर एक सेल्स के अंदर उसका विखंडन किया जाता है, मतलब उसको तोड़ा जाता है। उसी प्रकार ब्लड के ही द्वारा हर एक सेल्स के पास से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाया जाता है और उसको हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। इतना आपको समझ में आया? अब हम देखेंगे ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हमारे श्वसन तंत्र के जितने भी अंग हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ यहाँ पे ये बनाया भी गया है। पहला है नोज, हमारा नाक, नसल पैसेज यानी नाक के अंदर का रास्ता, मतलब जो खाली जगह है। फिर है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स और डायफ्राम। यहाँ पे वो सारा चीज बनाया गया है। मेजर साइड बताता हूँ। ये रहा हमारा नोज, इसके अंदर का जो खाली रास्ता है उसको कहते हैं नेजल पैसेज, और ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं फेरिंग्स, और उसके नीचे ठीक फेरिंग्स के ठीक नीचे ही आता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स के नीचे आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद से हमारा जो ट्रेकिया होता है दो भागों में बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ,
ट्रैकिया के ठीक बाद मैं लंग्स लिख दिया हूँ, क्योंकि ट्रैकिया जैसे ही डिवाइड होता है वो लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंग्स और ये है डायफ्राम। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा नोज है, नोज यानी नाक हमारे लंग्स में हवा को ले जाने का एक सबसे पहला रास्ता है। नाक के द्वारा ही हम हवा को इनहेल कर सकते हैं, मतलब अंदर ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ हम नाक के द्वारा ही हवा को ले सकते हैं। नाक, अगर आप नाक को बंद कर देंगे तब भी आप मुंह के द्वारा भी हवा को ले सकते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि नाक हमारा मुख्य अंग नहीं है रेस्पिरेशन का, यानी श्वसन तंत्र का मुख्य अंग नहीं है क्या, नाक। आपको मैं ये बता दूं कि श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग है वो क्या है, लंग्स। क्योंकि लंग्स के द्वारा ही हम सांस को बाहर छोड़ पाते हैं और अंदर ला पाते हैं, और यहीं से हमारा ऑक्सीजन भी इधर उधर होता है, वो भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। नाक हो गया, नाक एक रास्ता होता है हवा को अंदर ले जाने के लिए और बाहर छोड़ने के लिए। नाक के अंदर जो नेसल पैसेज यानी नासिका का जो मतलब नासिका मार्ग जिसको कहते हैं हिंदी में, नाक के अंदर का जो खाली जगह होता है उसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। बाल और उन सतहों पे जो नाक का अंदर का सतह है, जो लेयर होता है, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूकस। नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है और वो चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकस। नाक के अंदर आप देखे होंगे हेयर्स भी होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है हेयर को फिल्टर करने का काम होता है। जो हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं और म्यूकस होता है, उनका काम हमारे एयर को फिल्टर करने का काम होता है। अब पूछिए कैसे। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे हवा में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के धूल कण होते हैं और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो धूल कण और बैक्टीरिया हवा के साथ साथ हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर नाक के अंदर ही हमारे छोटे छोटे जो बाल होते हैं और उसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको चिपका लेता है, और हमारे अंदर सिर्फ एक शुद्ध हवा ही जाता है। बाकी जो भी धूल कण है वो हमारे नाक में ही रह जाते हैं और बाद में लोग उसको साफ कर देते हैं। तो ये हो गया नेसल पैसेज। नेसल पैसेज के ठीक बाद आता है हमारा फेरिंक्स। अब फेरिंक्स क्या होता है, फेरिंक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे फेरिंक्स एक ऐसा पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है। अब आप ये पूछेंगे कैसे, क्योंकि जो हमारा फेरिंक्स है वहां से जब हम नाक के द्वारा सांस जाता है तो फेरिंक्स से होकर सांस भी जाता है, और जब आप भोजन खाते हैं तो भोजन भी फेरिंक्स से होकर गुजरता है। यानी हवा गया, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, तो ये फेरिंक्स से होकर गया और भोजन भी फेरिंक्स से होकर गया। तो फेरिंक्स एक ऐसा जगह होता है जहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उससे हेल्प ले लेता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी उससे हेल्प ले लेता है। देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है यही है फेरिंक्स। ये आया यहाँ से हवा और ये गया भोजन, यानी ये जो वाला हिस्सा है ये कॉमन पार्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। फेरिंक्स के ठीक नीचे होता है लैरिंक्स, और लैरिंक्स के पास से इसके ट्रेकिया के पीछे से फूड पाइप आया हुआ होता है, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और लैरिंक्स को हिंदी में कहा जाता है कंठ। तो लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं क्यों, क्योंकि लैरिंक्स के ही वजह से हम बोल पाते हैं। जो भी साउंड उत्पन्न हो रहा है यानी जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, लैरिंक्स की वजह से। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, लैरिंक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा पार्ट होता है जो फेरिंक्स और ट्रेकिया दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये रहा फेरिंक्स और ये है ट्रेकिया, इन दोनों के बीच में क्या है, लैरिंक्स। लैरिंक्स फेरिंक्स और ट्रेकिया को जोड़ने का काम करता है। लैरिंक्स का मुख्य काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, यानी मैं जो भी बोल पा रहा हूँ ये कहाँ से साउंड उत्पन्न हो रहा है, लैरिंक्स से। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि कहाँ से साउंड आ रहा है, आप कैसे बोल पा रहे हैं, तो साउंड कहाँ से आ रहा है, लैरिंक्स से वो साउंड उत्पन्न हो पा रहा है। लैरिंक्स के स्टार्टिंग में ही एक पतली पत्ती की जैसे वाल्व लगी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक पतली पत्ती के समान होती है। ये लैरिंक्स के सबसे स्टार्टिंग में ही होती है। लैरिंक्स के स्टार्टिंग में एपिग्लॉटिस होता है। उसका काम होता है जब भी हम कोई भोजन लेते हैं तो वो ट्रेकिया को रास्ता को बंद कर देता है और वो भोजन कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में।
तो यहाँ से इसके जस्ट पीछे फूड पाइप होता है और यहाँ ये है लेरिंक्स, और लेरिंक्स के स्टार्टिंग में क्या होता है, एपिग्लोटिस। यहाँ पे आप देखिए, ये आप मान लीजिए ये क्या है, ट्रैकिया है, और इधर वाला क्या है, फूड पाइप है, और ये ऊपर जो मैं बनाया हूँ ये क्या है, एपिग्लोटिस है। अब जैसे यहाँ पे भोजन गिरेगा, कोई यहाँ से फूड गिर रहा है, यहाँ पे ऐसे गिरेगा, जैसे उसके ऊपर गिरेगा तो ये क्या होगा, नीचे दब जाएगा, और ये ट्रेकिया वाला जो रास्ता है इसको ब्लॉक कर देगा, और वो भोजन सीधे किस में आ जाएगा, भोजन सीधे किस में आ जाएगा, फूड पाइप में। तो ये एपिग्लोटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे भोजन को फूड पाइप में पहुंचाने का। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया क्या होता है, लेरिंक्स से आगे चलकर जो हमारा ट्रैकिया होता है ये थोरैसिक कैविटी में एंटर करता है। अब आप पूछेंगे थोरैसिक कैविटी क्या होता है, तो हमारा ये जो सीने वाला एरिया होता है, छाती, इसको हम लोग कहते हैं थोरैसिक कैविटी। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। आप पूछेंगे सीने में खाली जगह कहाँ है, तो अगर आप लंग्स को हमारे सीने से निकाल देते हैं, अगर आप स्केलेटल सिस्टम देखेंगे तो हमारा जो ये रिब केज है, यानी जिसको हम लोग गाँव में बत्ता कहते हैं, ये जो छाती है, जो आगे का जो हड्डी दिखेगा, अगर इसके अंदर ये सारी चीजें ना रहें तो क्या होगा, एक खाली जगह दिखेगा, जिसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में पूरा कहते हैं थोरैसिक कैविटी। इतना समझ में आ रहा है। तो ट्रैकिया क्या होता है, लैरिंक्स से जैसे नीचे उतरता है रास्ता रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो वो ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया सीधे कहाँ एंटर करता है, थोरैसिक कैविटी में, यानी हमारे सीने के अंदर आता है। यहाँ पे लैरिंक्स था और उससे नीचे जैसे जाता है वो कहाँ जाता है, सीने में एंटर करता है थोरैसिक कैविटी में। कौन, ट्रैकिया। ट्रैकिया जैसे थोरैसिक कैविटी में एंटर करता है, उसके बाद वो और नीचे आकर लंग्स में दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से थोड़ा सा एक बार और समझिए, ट्रैकिया थोरैसिक कैविटी में एंटर किया और वहां से दो भागों में बढ़ जाता है। एक पार्ट हमारे राइट लंग्स में चला जाता है और दूसरा पार्ट लेफ्ट भाग में चला जाता है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमारा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर जो ट्रैकिया का दीवार होता है उसके ऊपर सी शेप के कार्टिलेज बने होते हैं। ऐसे ये ट्रैकिया पाइप मान लीजिए, और उसके ऊपर ऐसे सी शेप के कार्टिलेज ऐसे चिपके होते हैं। लगभग वो कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 सी शेप के कार्टिलेज चिपके होते हैं। अब ये क्यों चिपके होते हैं, इसका कारण क्या है, इसका काम होता है कि ये हमारा जो ट्रेकिया है उसको चिपकने से बचाता है। क्योंकि अगर हमारा ट्रेकिया चिपक गया, मान लीजिए आप सांस लिए, ट्रेकिया चिपका हुआ है, अब ट्रेकिया के चिपकने की वजह से हमारा सांस फेफड़ा के पास जाएगा नहीं, और ऑक्सीजन अगर फेफड़ा के पास नहीं पहुंचा तो वो पूरे शरीर में नहीं पहुंचाएगा, और पूरे शरीर में नहीं पहुंचाएगा तो आप जानते हैं क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसके बाद से क्या होता है, तो इतना तो आपको पता चलता ही होगा। तो आगे देखिए, यानी इसका सी शेप का कार्टिलेज का काम आप समझ गए। अब देखिए इसका जो ट्रेकिया हमारा होता है, ट्रेकिया का साइज कितना होता है, तो ट्रेकिया की कुल लंबाई होती है 10 से 11 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर। इसके ऊपर कार्टिलेज, सी शेप के कार्टिलेज कितने होते हैं, 20। इतना आपको याद हो गया। ट्रेकिया दो भागों में बढ़ जाता है, एक भाग हमारा जाता है राइट लंग्स में, दूसरा जाता है लेफ्ट लंग्स में। ट्रेकिया दो भागों में जब बढ़ता है तो ये बटे हुए भाग को हम कहते हैं ब्रोंकाई। इस भाग को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रेकिया दो भागों में बटा, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किस में एंटर कर जाता है, लंग्स में। और ये जो ब्रोंकाई होता है, जो राइट साइड में ब्रोंकाई जाता है, तो वो 3 भागों में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और वो ब्रोंक्यूल्स आगे अपने ब्रोंक्यूल्स में फर्दर डिवाइड होते जाता है, यानी सिर्फ 3 ही नहीं रहता है, 3 के बाद और बढ़ते जाता है। लेकिन उसका जो जैसे एक मान लीजिए ब्रोंकाई गया, उसमें से 2 निकला, उसके बाद से उन दोनों में से कई सारा निकलते जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में 2 निकलता है ब्रोंकाई में से ब्रोंक्यूल्स, और राइट साइड से 3 निकलता है, और उसके बाद से उसमें से कई सारे निकलने लगते हैं। इतना आपको समझ में आया। एक ट्रेकिया आया, थोरैसिक कैविटी में एंटर किया, उसमें से 2 निकले जिसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकाई, और वो ब्रोंकाई एक गया राइट लंग्स में, एक गया लेफ्ट लंग्स में, यानी एक दाहिना फेफड़ा में और एक बायां फेफड़ा में। दाहिना फेफड़ा में यानी जो राइट लंग्स में गया वो 3 भागों में डिवाइड होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और 3 भागों में सिर्फ रुकता नहीं है, उसके बाद और डिवाइड होते जाता है, लेकिन पहले कितने भागों में डिवाइड होता है, 3 भागों में। ठीक इसी प्रकार जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 भागों में डिवाइड होता है ब्रोंकाई, और वो ब्रोंक्यूल्स उसे कहेंगे, और वो भी फर्दर डिवाइड आगे होते जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। और जितने भी ब्रोंक्यूल्स होते हैं उन सभी के अंत में एक बैलून यानी गुब्बारे के समान संरचना होती है,
जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, यानी ये जो पार्ट होता है इसको की समान संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। ये वही जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन जाके ब्लड में इंटर कर देता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे फेफड़ा में फिर से वापस से आके आता है और हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर छोड़ देते हैं। यानी ऑक्सीजन हमने जैसे लिया, ऑक्सीजन यहाँ से मतलब सांस लिए तो उसमें ऑक्सीजन भी होते हैं और कई सारे गैसेस होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में अभी जानेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए आप सांस लिए, ऑक्सीजन आया, ये कहाँ जाएगा, सभी एल्वियोलाई के पास जाएगा और वहाँ से वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है जो कहाँ पे आ जाता है, एल्वियोलाई में, और फिर यहाँ से वापस जाता है और हम लोग उसे बाहर छोड़ देते हैं। इतना समझ में आ गया। यानी कि एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी अदलाव बदलाव होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम जानते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स हमारे फेफड़ा में 2 होता है, इतना तो सबको पता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो राइट लंग्स होता है ये 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में नहीं बटा होता है, ये 3 लोब्स में बटे होते हैं। ठीक है, इसमें राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मुख्य अंग होता है, या आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंग होता है। फेफड़ा की वजह से मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट हो पाता है। तो ये हम फेफड़ा के बारे में जान लेते हैं। फेफड़ा जो हमारा लंग्स होता है ये हमारे रिब केज के द्वारा सुरक्षित होता है। यानी जो हमारा रिब केज है ये हमारे फेफड़ा को यानी लंग्स को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप देखे होंगे जब भी कोई झगड़ा होता है तो लोग क्या कहते हैं, आओ न मार लो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यानी लोग धमकी देते हैं और अपने सीने पे ऐसे ठोक ठोक के कहते हैं। अगर हमारा रिब केज नहीं रहता तो सोचिए हमारे फेफड़े का क्या हाल होता। आप कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे सीना मारेंगे, आजा आजा बच्चा आजा, ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर सोचिए हमारा फेफड़ा रिब केज नहीं रहता तब क्या होता हमारे फेफड़े का, तो यानी जो रिब केज होता है वो क्या करता है, हमारे फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा राइट लंग्स होता है ये लेफ्ट लंग्स के कंपेयर में बड़ा होता है। क्यों, ये इसमें राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। सबसे ऊपर का जो लोब होता है इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर, मिडिल, और सबसे नीचे वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफीरियर। मैं यहाँ पे गलती से 3 लाइन काट दिया हूँ, जबकि 2 ही काटना चाहिए था। सबसे ऊपर वाला क्या होगा, सुपीरियर लोब, बीच में का मिडिल लोब और सबसे नीचे वाला इंफीरियर लोब। ठीक उसी प्रकार बायां साइड का जो लेफ्ट लंग्स होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं, ऊपर वाला सुपीरियर लोब और नीचे वाला इंफीरियर लोब। ये फोल्ड के द्वारा लोब में बटे होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है, क्योंकि ये जो फोल्ड होता है ये हमारे फेफड़े को फैलने में मदद करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। और आप बताया भी मैं आपको कि ये जो हमारा राइट लंग्स होता है ये वाला, ये इस वाले लंग्स से लेफ्ट वाले लंग्स से क्या होता है, बड़ा होता है। यही कारण है क्योंकि इसमें 3 लोब होते हैं और ये ज़्यादा फैल सकता है, और ये इसमें 2 ही होते हैं तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा ये छोटा ही रहता है, कम ही फैलता है, इसकी वजह से ये हो गया। अब हम जानते हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम क्या होता है, ये भी हमारे रेस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि ये हम जब भी हम सांस लेते हैं, सांस तो हम ले लेते हैं, अंदर आप हवा खींचेंगे तो एक प्रेशर आएगा जिससे आप क्या करेंगे, सांस को अंदर ले लेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन उसको हम जब दोबारा छोड़ते हैं तो दोबारा छोड़ने में हमारा डायफ्राम मदद करता है। पूछिए कैसे। आप सांस अंदर ले लिए, इसमें हवा भर गया, बाकी ऑक्सीजन गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरा हवा एकदम शरीर के अंदर ही चला गया। अब उसको जो बाकी बचा हुआ हवा है ये फेफड़ा अपने आप उसको नहीं फेंक पाता है, उसको फेंकने में मदद करता है। इधर से दबाता है कौन, डायफ्राम। यानी जब ये आएगा इधर, जब भी आप सांस लेंगे ये फूलेगा, और जब ये फूलता है तो ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे थोड़ा सा दब जाता है, और उसके बाद जब ये इधर से प्रेशर लगाता है तो हमारा हवा कहाँ निकल जाता है, हम बाहर उसको छोड़ देते हैं। जब आप सांस लिए तो देखेंगे आपका पेट फूल जाता है। सांस लेने में क्या होता है, पेट फूल जाता है। सांस अंदर आया, ये फूला, अब ये क्या होगा, नीचे फ्लैट होगा, और जब ये इधर से धक्का लगाता है तो क्या होता है, सांस हम बाहर छोड़ देते हैं। ये एक हार्ड मसल से बना होता है, मसल्स ही होता है। और लेकिन एक दिक्कत ये है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं, उनके लिए दिक्कत ये होता है जब उनका यहाँ पे यूट्रस में बेबी होता है गर्भाशय में, तो उनका ये पेट पूरा फूला हुआ रहता है।
जिसमें हमारा ये डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। तो प्रेग्नेंट फीमेल के केस में, उस केस में हमारा जो रिब केस होता है ये एक्सपेंस करता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सांस को, मतलब ये फेफड़ा दबता है जिसकी वजह से सांस हमारा बाहर चला जाता है। अब आप सोचते होंगे कि रिब केज कैसे उसको दबाता होगा। तो जो हमारा रिब केज का नीचे वाले जो रिब हैं वो हमारे बीच के हड्डी से जुड़े नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या हो पाते हैं, इधर उधर मूव कर पाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे एल्वेओलाई में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। ये एल्वेओलाई का स्ट्रक्चर है। हम देखेंगे कि गैसों का आदान प्रदान एल्वेओलाई में कैसे होता है। तो ये जो हमारा ट्रैकिया होता है दो भागों में डिवाइड होता है। ब्रोंकाई के बाद वो डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे के जैसे स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई वो जगह होती है जहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए हम इसमें समझते हैं गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है हमारे शरीर से और क्यों ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको ये जानकर हैरानी होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, और जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन का लेवल हमारे एल्वेओलाई में होता है, एल्वेओलाई जब हम सांस लिए फेफड़ा में गया, फेफड़ा के ब्रोंक्यूलस के एंड में क्या है, एल्वेओलाई, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में क्या होता है, हमारा एल्वेओलाई होता है। एल्वेओलाई के अंदर जो हमारे ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है। यानी हमारे एल्वेओलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, 104 mmHg। और वही प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स में 44 यानी 44 mmHg होता है। 44 mmHg हमारे ब्लड वेसल्स में और 104 mmHg हमारे एल्वेओलाई में। तो आप पहले भी पढ़े होंगे कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है तो वो किधर की तरफ भागती है, कम की तरफ। अगर आप मान लीजिए एक गुब्बारा में आप मुंह से फूंक कर क्या भर दिए, हवा भर दिए, और जब उस हवा गुब्बारे के मुंह को आप जब खोलेंगे तो हवा कहाँ बाहर निकलने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, यानी आप जब हवा भरे तो गुब्बारे के अंदर जो हवा का प्रेशर हो गया है वो बाहर के प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो गया। तो जब उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हुआ, आप उसका मुंह खोले तो वो किधर बाहर निकलने लगा, कम की तरफ। यानी जहाँ प्रेशर कम है उधर वो निकलने लगा हवा। ठीक इसी प्रकार एल्वेओलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत अधिक होता है तो वो किधर भागेगा, कम की तरफ। जबकि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम होता है एल्वेओलाई के कंपेयर में। इसीलिए ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में आ जाता है। और यही सेम चीज उल्टा होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेओलाई में प्रेशर 40 mmHg होता है, जबकि हमारे ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 mmHg होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एल्वेओलाई के अंदर कम है और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा है प्रेशर, तो ये किधर भागेगा, कम की तरफ भागेगा। और ऑक्सीजन क्या हो रहा था, एल्वेओलाई के अंदर ज्यादा था, ब्लड वेसल्स के अंदर कम था, तो इसीलिए वो कहाँ भाग रहा था, ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा था ऑक्सीजन। तो यही कारण होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम एक्सहेल कर देते हैं, मतलब बाहर छोड़ देते हैं। तो आगे हम ये समझेंगे कि क्या पूरा ऑक्सीजन हमारे शरीर में ही रहता है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है और कितना ऑक्सीजन बाद में बाहर निकलता है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आया, क्यों ऑक्सीजन ही अंदर जाता है ब्लड वेसल्स के और क्यों कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। इसका यही फंडा है, क्योंकि एल्वेओलाई में हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है और ब्लड वेसल्स में कम होता है, जिसकी वजह से एल्वेओलाई में से ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आ गया। अगर यहाँ तक आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दूसरा पार्ट तभी देखें जब आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।